ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने माइटोसिस पढ़ लिया था, मियोसिस पढ़ लिया था, सेल डिवीजन अच्छे से कवर कर लिया था। आज ना मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया विल डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन जो कि मेरे क्यूटीज मुझे बताने वाले हैं। मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत, जल्दी बताओ, नहीं तो लाफ पड़ाएगा। जल्दी बताओ, मैं पढ़ा चुकी, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, कुछ याद करो, न्यू सीएम करके कुछ। वेरी गुड। जिस बच्चे ने रिवाइज करे, जो बच्चा स्टार्टिंग से कनेक्टेड है उसको तो पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। जो एकदम से सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने आया है, तो भाई मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ सारे वीडियो को कनेक्शन के फॉर्म में देखना, मतलब आपके तार खुल जाएंगे, साइंस से प्यार हो जाएगा, लिटरली माय प्रॉमिस, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस पढ़ाते टाइम एक ट्रिक से कि न्यूसीएम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्या होती हैं? डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ये मैं पहले बता चुकी थी आपको एज विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, आपको तरीका बताया था न्यूसीएम से। तो आज हम बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कवर करने वाले हैं, ऑलराइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। मतलब क्यों यार, इतना बड़ा नाम पावर जैसा, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों भाई? हम इसी चीज को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? क्यों भाई, मतलब इतनी तवज्जो क्यों? लेट्स डिस्कस। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाने पहले, ठीक है। तो बेटे माइटोकॉन्ड्रिया होती है हमारी ऐसे, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो एक मेम्ब्रेन तो इसके बाहर, एक मेम्ब्रेन ये, ओह माय गॉड, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली जो होती है ना बेटा, देखो, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो इनर देख रहे हो ना, इनर मेम्ब्रेन, इसी घुमावदार सी बनाई हुई, यूं ऐसे लग रहा है, इरेगुलर जी की वजह से ऐसे नहीं लग रही, यूं ऐसे। तो इससे ना बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ऐसे क्यों होती है ये मैं आपको बताऊंगी, क्यों होती है, थोड़ी देर रुक जाओ। हर चीज का रीजन है, मैंने आपको बताया था छोटू साइंस में आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज का रीजन मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ छोटू साइंस। देखो बेटा, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसको ऐसे घुमावदार है, तो इसको हम ना क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। स्पेलिंग हो सकते हैं उबड़ खाबड़, राइटिंग भी उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, समझो। तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा होता है बेटा। इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर की क्रिस्टे है, इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो कितनी मेम्ब्रेन होगी? दो, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन? दो मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या खास बात होती है? तो ट्रिक से ही पता चल गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूसीएम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऐसे तीन ऑर्गेनल्स हैं जिसके पास अपना डबल मेम्ब्रेन होती है। और क्या क्या खास बात है इसकी? इसकी खास बात ये है कि इसके पास ना खुद का डीएनए होता है। मैं आपको लाइसोसोम पढ़ाऊंगी, मैं आपको गोल्जी पढ़ाऊंगी, मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताऊंगी थोड़ी देर में, थोड़े दिनों बाद। तो उनके अंदर क्या होता है? खुद का डीएनए नहीं होता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऐसे दो सेल की ऑर्गेनल्स होती है, ऐसे दो सेल के पार्ट होते हैं जिसके अंदर खुद का डीएनए भी होता है। सोच रहे हो? मस्त चीज है। इनके पास खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। देखो, हमारे अंदर जो डीएनए होता है ना बच्चे, हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लंबा होता है, लीनियर होता है। लेकिन कुछ डीएनए ना बेटे से सर्कुलर भी होंगे। अगर जो बच्चा आगे कल को बायो परस्यू करेगा, वो इस चीज को और भी बेटर डिटेल में समझेगा। तो हमारे डीएनए सर्कुलर भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर वाला लंबा लंबा होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर सर्कुलर प्लाज्मिड होता है। और ये किस किस के अंदर होगा बेटा? ये जो है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इसी टाइप का सर्कुलर डीएनए होता है। इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। क्या देते हैं? प्लाज्मिड, ठीक है। या फिर इसको सर्कुलर डीएनए भी बोल लो, ये थोड़ी सी बड़ी बात हो जाएगी हमारी क्यू के लिए, तो हम इसको सर्कुलर डीएनए बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए। क्योंकि आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में सर्कुलर, या फिर चांद फॉलो कर रहे हो तो इसमें सर्कुलर डीएनए लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। तो जो ट्रिक बताई है ना मैंने, न्यूसीएम, इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक तो क्या, तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन है। दूसरी बात क्या, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का
डीएनए होता है, कैसा, गोल, इसलिए इसको बोल दिया सर्कुलर डीएनए। और कुछ खास बात, और कोई खास बात है ना भाई? इनके पास खुद के राइबोसोम भी होते हैं। अल्ले बाप रे, खुद के राइबोसोम, यस। तो इनके पास, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको राइबोसोम ऐसे भी बनाया होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों को पता चल गया कि राइबोसोम ऐसा होता है, ऊपर लार्जर सब यूनिट होती है, नीचे स्मॉलर सब यूनिट होती है। पढ़ाई थी ना मैंने आपको, गुड, याद है, शाबाश। तो ये इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। और मुझे फटाक से बता दो राइबोसोम का काम क्या होता है? शाबाश। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ना बेटा हम एक और नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोलते हैं, बताऊंगी थोड़ी देर में क्यों बोलते हैं। एक ना हम इसको नाम देते हैं कि जो, अच्छा देखो बेटा, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए और खुद की राइबोसोम है। इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया तो बता दिया, जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना, मैं पढ़ाऊंगी आगे, उस क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का सर्कुलर डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। मैं एक बात बताऊं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ चीजें ना एक जैसी होती हैं, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन है, वो भी डबल मेम्ब्रेन है, इसके पास भी खुद का सर्कुलर डीएनए, उसके पास भी सर्कुलर डीएनए, इसके पास भी राइबोसोम है, उसके पास भी राइबोसोम है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्लोरोप्लास्ट हमारी किचन ऑफ द सेल है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी एनर्जी बनती है, पावर वाला काम होता है। बताऊंगी एनर्जी कैसे बनती है थोड़ी सी देर बच्चों, ठीक बेटा। इस मुद्दे पे आता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ना मैं बोलती हूँ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हम बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो मेरा क्लोरोप्लास्ट है, ये ना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं। क्यों? समझो, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक बिजनेस शुरू करा और वो ऑटोनोमस है, इसका मतलब है कि उसके सारे फैसले मैं ही ले रही हूँ, सारा काम उसका मैं ही संभाल रही हूँ, मैं ही हूँ जो करूंगी उस बिजनेस को सेटल करूँ, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करूँ वो मैं करूंगी, उसको बढ़ाना है उसकी परमिशन भी लोग बाग मुझसे लेंगे। तो ऑटोनोमस मतलब जब आप खुद के डिसीजन खुद ले रहे हो, जो चीजें हैं वो आप पे ही डिपेंडेंट है। अगर मैं ऑटोनोमस नहीं हूँ, इसका मतलब है मान लो मैं हूँ, मैंने हम 10 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर एक बिजनेस शुरू करा, ठीक है, लेकिन अब क्या मैं खुद से अकेले मिलकर डिसीजन ले सकती हूँ? सिर्फ अकेली खुद अगर मान लो वो बिजनेस मान लो 10 लोगों से मिलकर बना हुआ है, 10 लोग हैं हम, ये मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उसमें सिर्फ एक बंदा डिसीजन ले सकता है? नहीं, हमें उन सभी 10 बंदों के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके, हाँ भाई बता तेरा क्या हिसाब किताब है, भाई बता तू ठीक है इस फैसले के साथ, हाँ भाई तुझे समझ आ रही है ये चीज, हाँ भाई तू ठीक है कर लूँ ये काम। तो मुझे डिपेंडेंट हूँ मैं, इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकती। ऑटोनोमस में क्या था, हाँ भाई सिस्टम है यार का, अपन है वही है, अपन लेगा डिसीजन। ऑटोनोमस में क्या था, आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ऑटोनोमस का मतलब समझ में आया ना, जब इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हो सारे, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। जब कोई चीज ऑटोनोमस नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं हूं, आप लोग हैं, हम सभी बच्चे हैं, अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट है हाल फिलहाल, ठीक है, समझो। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है हम कमाना शुरू कर देते हैं, हम बड़े बच्चे बन जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अब हम कुछ तो भैया अपने मम्मी पापा से पूछ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ होता है नहीं भाई हम तो खुद करेंगे, कोई मतलब नहीं हो रहा होगा, वो गलत बात है। हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही कुछ भी करो लाइफ में, अपने पेरेंट्स से जरूर परमिशन लो, चाहे कैसी भी चीज़ हो। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। व्हाटएवर, बुड्ढे वाला ज्ञान नहीं लेना है हमें। अब देखो, तो ऑटोनोमस का मतलब है मैडम जब कोई काम आप खुद कर सकते हो बिना किसी की परमिशन के, ठीक। ऑटोनोमस का काम तो समझ में आ गया। अच्छा, तो ऑटोनोमस, अब इस सेमी ऑटोनोमस मतलब क्यों? सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब आधा, सेमी मतलब होता है हाफ, तो इसकी हिंदी क्या बन जाएगी? आधा खुद काम करने वाला ऑर्गेनल। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। देखो बेटा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं तो उनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए नहीं है, खुद का राइबोसोम नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है। अगर मान लो गोल्जी है, गोल्जी के पास कुछ भी राइबोसोम नहीं, गोल्जी के पास राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो गोल्जी किसी पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रही है?
मैंने तुम्हें गोल्जी पढ़ाया नहीं, लेकिन इतना तो मेरे क्यूटीज को पता है। जैसे मान लो ये गोल्जी है, इस गोल्जी के पास ना राइबोसोम नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिपेंडेंट है कि कब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा और कब मुझे मस्त मस्त प्रोटीन खाने को मिलेगा। लेकिन क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडेंट है किसी पे कि इसको प्रोटीन मिले जब ही अपना खाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है, ये खुद ही अपने प्रोटीन बना सकता है, लेकिन आधे बना सकता है, सारे प्रोटीन ही बना सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने 95% प्रोटीन खुद बना पाता है, लेकिन कुछ एक आधे प्रोटीन है जो इससे खुद नहीं बन पाते। ठीक है, तो इसलिए इसको बाहर वाली सेल के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन आधा तो खुद है ना डिपेंडेंट, आधा तो खुद पे मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है अपना सिस्टम। तो ये सेमी ऑटोनोमस है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने आधे से ज्यादा काम खुद कर लेता है, इसको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। अपना प्रोटीन ये खुद बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है। डीएनए से होने वाले जितने भी काम है वो अपने खुद कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सर्कुलर डीएनए है भाई। ये क्यों बाहर जाके अपनी क्वालिटी हाई करेगा? जब इसके पास अपने काम है, अपनी चीजें हैं, तो क्यों किसी से मांगेगा यार? तुम बताओ, मेरे पास 50 रुपए रखे हैं, मुझे एक रुपए की टॉफी लेके आनी है 4, तो क्या मैं लेके नहीं आ सकती? लेके आ सकती हूँ, बिकॉज है मेरे पास भाई। जब मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल, हाँ, तो हम काहे को बाहर जाएगा उस किसी से मांगने? इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का हाल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के पास ऐसी चीजें होती है कि वो अपने 90 to 95% काम खुद कर लेता है। कुछ काम के लिए बाहर इसको डिपेंडेंट होना पड़ता है कभी कभी। तो कभी की वजह से इस पे सेमी वर्ड यूज किया कि आधा ऑटोनोमस है, मींस आधे काम खुद करता है, आधे के लिए डिपेंडेंट है किसी और पे। तो बेटा ये सेल होती है, ये न्यूक्लियस होता है, ये मान लो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने मान लो अपने प्रोटीन बना लिए, ये एक आधे प्रोटीन बना लिया। अब एक आधे प्रोटीन ये नहीं बना पा रहा है, इसको जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है ना अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसको प्रोटीन बना के इसके पास देगा। तो इसको पड़ी ना जरूरत। एक इंसान तो अकेला भैया नहीं गुजार सकता है जिंदगी, कभी ना कभी तो सामने वाले की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये है। तो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। इतना तो समझ में आ गया। मुद्दे पे आओ मैम, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला आपने, ये तो बताओ। ये समझ में आ गया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? ओके, अब मैं बताती हूँ पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है। क्यों बेटा, अब जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे मेरे क्यूटी पाइस। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना। ये मान लो फूड है, फूड भाई क्या खाओगे आज बताओ? मेरी तरफ से पार्टी है, वर्चुअल पार्टी। तो भाई देखो, पार्टी हम नहीं देते हैं, मैंने आपको बताया था हम बहुत कंजूस प्राणी है, पार्टी नहीं देंगे हम, समझ आ रही है? तो फूड बताओ, वर्चुअल पार्टी बताओ क्या खाओगे? चलो पिज्जा खा रहे हैं और टी लो, फ्रूटी लो, मिक्स वेजिटेबल रायता, नान, सैंडविच। भाई अरे ये मत हो ना अकेले खाने के लिए दे रही हूँ, नहीं भाई, ये सबकी पसंद है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और बोलो भाई लच्छमलाई, और बोलो कुछ भी, मतलब जो भी तुम्हारा फेवरेट आइटम है भाई अपना इमेजिन कर लेना। ठीक है, दिलाने तो कोई वाला है नहीं तुमको, क्योंकि तुम्हारे काम ऐसे नहीं है ना, तुम्हारे काम ऐसे टुकने पटने वाले काम है तुम्हारे, क्यों पढ़ते नहीं हो तुम, देख लिया मैंने तुम्हारा। देखो, तो ये फूड था, ये फूड हमने खा लिया, ये फूड था, खा लिया, इसोफेगस से पेटू में चला गया, पेटू में डाइजेस्ट होने लग गया, फिर धीरे धीरे हमारे किस में जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। वहां से देखो, ये जो खाना है ना बेटा, ये जितना भी खाना है, इसमें से अच्छी अच्छी चीजें बाहर निकल जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, जैसे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है भाई? बताती हूँ। एक अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड, तीसरे अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और वो क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। तो हम फूड में बहुत सारी डाइट खाते हैं, हम फूड में क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, राइट? और क्या क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स में लाइक विटामिन लेते हैं, वाटर लेते हैं, बहुत सारी चीज होती है इसमें से, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, फ्रक्टोज, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है।
अगर ये बड़ी हैवी लग रही है इसको मिटा दो, क्योंकि इस पे यार मुझे मतलब आइडिया नहीं है आपने 8th में किस लेवल तक की ये चीजें पढ़ रखी हैं। इतना समझ लो, अगर मेरे क्यूटीज कंफ्यूज हो जाए मैं कतई नहीं चाहती, बस इतना समझ लो बेटा आपने फूड खाया, फूड में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फैट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, विटामिन लेते हो, है ना, वाटर लेते हो, मिनरल्स खाते हो, बहुत सारी चीजें होती है, फाइबर खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो। उसमें से मान लो ये अच्छी अच्छी चीजें हमारे ब्लड ने ले ली, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये मानो मेरे ब्लड में आ गई। अब ये मेरे ब्लड के सेल के अंदर घुस गई, ठीक है, ब्लड है, ब्लड के अंदर सेल्स होती है कौन, रेड ब्लड सेल्स मान लो, या फिर किसी भी सेल में घुस गई, जरूरी नहीं रेड ब्लड सेल में ब्लड, क्योंकि देखो मैं बताऊं, हमारी बॉडी में मैंने खाना खाया, उस खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है, ब्लड ही करता है। समझ में आई है? तो मैंने खाना खाया, मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया मस्त तरीके से, अब उसमें से अच्छी 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 चीजें किसने चुरा ली, ब्लड ने चुरा ली। अब वो ब्लड मेरे पूरे बॉडी की सेल्स को दे देगा, ठीक है, पूरी बॉडी की सेल्स को दे देगा। तो क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो, ये मैंने क्या किया, फूड लिया, फूड में से गुड चीजें, अच्छी चीजें, ये अच्छी अच्छी चीजें थी भाई, गुड चीजें, ये किसने ले ली, ब्लड ने ले ली, ये ब्लड ने ले ली अच्छी अच्छी चीजें। अब ब्लड क्या करेगा, मान लो कहां पे लेके जाओगे बताओ, चलो जहां तुम्हारा मन करे, ठीक है, ये किसके अंदर चला गया, मान लो मसल के पास चला गया, मसल से, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी का काम मसल करती है हमारे, क्योंकि देखो कुछ उठाना होता है तो ले भाई हाथ की मसल से उठाएगी, है ना, शोल्डर वाली, हैंड वाली मसल सेल्स के अंदर हमारा क्या चला गया, अच्छा खाना जो है चला गया, मसल सेल के अंदर चला गया। तो ये मसल की सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, सेल के अंदर गोल्जी भी होगा, सेल के अंदर लाइसोसोम भी होगा, सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी होगी। क्या इस सेल के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर क्या सेल वॉल होगी, जल्दी बताओ, आप पिटोगे तुम जो डंडा तोड़ के ला रहे हो, डंडा तोड़ना पड़ेगा अगर इसका आंसर गलत आ गया तो बहुत छिताई होगी, बहुत ज्यादा। मेरा क्वेश्चन है कि क्या मसल की जो सेल्स होती हैं, क्या उसके बाहर सेल वॉल होती है, जल्दी आंसर होती है। अच्छा, हम प्लांट हैं, हम बैक्टीरिया हैं, हम फंगस हैं, तो फिर कैसे होती है, बढ़ाया था ना भाई कि फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट और एल्गीज, इनके ही सेल के बाहर सेल वॉल होती है। हमारे सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट के पास सेल भी होती है, उसके बाहर मेम्ब्रेन भी होती है, उसके बाहर सेल वॉल भी होती है। पढ़ाया था ये, अब रुक जाओगे तुम, बहुत गंदी पिटाई होगी। तो ये मसल सेल मैंने तुम्हें बताया ना, स्पिंडल शेप होती है मसल सेल, है ना, लेकिन फिलहाल भाई ओवल मान के चलो चलो स्पिंडल ही मान लेते हैं, स्पिंडल शेप होती है हमारी मसल सेल्स, ऐसी होती है हमारी मसल सेल्स, ऐसी नहीं होती गोल मटोल मेरी तरह, ठीक है ना, स्पिंडल शेप होती है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके पास भाई इसकी गोल्जी भी होगी, इसका भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, यहाँ पे राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे कहीं पे लाइसोसोम भी बैठा होगा, यहाँ पे कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी बैठा होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया से तो काम था अपने को, माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालो, इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल लो जल्दी, इससे ही काम है। चलो भाई बाहर निकल जल्दी, दोबारा सुनो, फूड था, फूड में से अच्छी अच्छी चीजें हमने डाइजेस्ट करी थी, अच्छी अच्छी चीजें हमारे ब्लड के अंदर आ गई। अब ये जो ब्लड है मेरी पूरी बॉडी में उन अच्छी अच्छी चीजों को ट्रांसफर करेगा जहां जरूरत है वहां। मान लो फिलहाल मेरी मसल को जरूरत थी अच्छे खाने की, अच्छी चीजों की, उस अच्छी चीजों में से बेटा ये अच्छी चीजें में ना न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे हमारे, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, बहुत सारे टाइप के होते हैं तो बेटा देखो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज को मैं एग्जांपल मान के चल रही हूँ, ठीक है, ग्लूकोज तो सुना हुआ है मेरे बच्चों ने, गुड। तो ग्लूकोज देखो, तो फूड था, उसमें से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, अब ग्लूकोज मसल सेल के अंदर गया, मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जाके पहुंच गया। तो अभी मैं माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल के दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया था भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया ब्लड के थ्रू, पहले क्या था, खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी चीजों में मैंने एक नाम ले लिया ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज मेरे हाथ पे उसको जरूरत थी, मेरी हैंड की सेल, मेरी मसल की सेल को उसकी जरूरत थी, तो मसल की सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस के बैठ गया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ना टक 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 टूटेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी एनर्जी फ्यूल होते हैं एनर्जी फ्यूल मतलब
फ्यूल क्या होता है? ईंधन। जैसे ईंधन अपने को एनर्जी देता है, आग देता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जितने भी एनर्जी फ्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे ग्लूकोज, जैसे सुक्रोज, व्हाटएवर यार, कुछ भी खाने की जितनी भी चीजें जो एनर्जी दे सकती हैं वो आएंगी यहाँ पे। तो मान लो ग्लूकोज आके बैठ गया, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ग्लूकोज को टक कट 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 काटेगा, ग्लूकोज को काटेगा, धीरे धीरे एनर्जी निकालेगा, फिर थोड़े से ग्लूकोज को काटेगा, फिर धीरे धीरे एनर्जी निकालेगा, फिर थोड़े से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, फिर एनर्जी निकलेगी। तो ऐसे काट काट के धीरे धीरे इस ग्लूकोज में से सारी एनर्जी निचोड़ लेता है और लगभग 38 एटीपी और 32 एटीपी, 32 से 38 एटीपी एनर्जी निकाल लेता है। जनरली 38 ही लिखवाई जाती है आपके लेवल पे, जो बड़े हो जाते हैं बच्चे, मास्टर्स पीएचडी वाले होते हैं, हम लोग को 32 एटीपी सिखाई जाती है, लेकिन आप क्यूटीज हो इसलिए आपको 38 एटीपी बताई जाती है। तो 38 भी सही है, 32 भी सही है, दोनों ठीक है। तो क्या करा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके जो ग्लूकोज बैठा था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस ग्लूकोज को टक 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 काटता है और उसमें से एनर्जी निचोड़ता है, एनर्जी निचोड़ता है। जैसे हम पानी में पोचा गीला कर उसे ऐसे निचोड़ते तो पानी टपकता है, इसी तरीके से उस ग्लूकोज को निचोड़ दिया माइटोकॉन्ड्रिया ने और उसके अंदर से 38 एटीपी निकाल दिए। ये 38 एटीपी क्या है? ये एनर्जी की करेंसी है। जैसे हम किलोमीटर्स में चलते हैं, लीटर्स में पानी दूध लाते हैं, है ना, जैसे यूनिट्स होती हैं, इसी तरीके से एनर्जी की यूनिट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एटीपी है। एटीपी की फुल फॉर्म बता दो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या हुआ? मेरी बॉडी के अंदर खाना गया, सारी चीजें गई, उस फूड में से ग्लूकोज जा पहुंचा हमारे ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में। उस माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज को कट 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 तोड़ा और धीरे धीरे सारी एनर्जी निचोड़ ली, कम से कम 38 एटीपी। अब देखो, मेरे को काम करने के लिए अगर मान लो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो मेरी बॉडी थकान मान जाएगी, मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हम ग्लूकोन डी लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम एनर्जी की कंज्यूम करने के लिए लेते हैं, है ना, खाना खा लेते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, व्हाटएवर। तो इसी तरीके से सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है। ये जो सेल है ना बच्चा, इस मसल सेल, इसको भी एनर्जी चाहिए। इसको एनर्जी कौन देगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द ओनली सोर्स जिससे एनर्जी बनाता है वो। ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एनर्जी बना रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने जो 38 एटीपी बनाई है, ये एनर्जी सेल को, ये पूरी जो 38 एटीपी बनाई है इस माइटोकॉन्ड्रिया ने, ये एटीपी यूज करता है ये पूरा सेल। जैसे मान लो गोल्जी कह रहा है थोड़ी सी एनर्जी दे देना, तो इस 38 एटीपी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी सी गोल्जी को दे देगा। और मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद आ रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कुछ चीजें पैसा मांग के हम ला रहे थे मेम्ब्रेन के अंदर, याद आया? वेरी गुड। तो कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं? नखरे वाले होते हैं, वो अपना ढक्कन जब भी खोलेंगे जब उनको एटीपी मिलेगी, याद आ रहा है? पढ़ाया था मैंने सेल मेम्ब्रेन में। जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं प्लीज उस सेगमेंट को देखिए, सेल मेम्ब्रेन वाले को, उसमें मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो एटीपी सेल बहुत ज्यादा जगह यूज करता है। मेम्ब्रेन है मेरे सेल की, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, है ना। ये प्रोटीन क्या कर रहे थे? ये याद है? ऐसे फॉस्फोलिपिड, हेड, टेल, ये याद आ रहा होगा। ये से डबल लेयर बाइलेयर, हमारी लिपिड की बाइलेयर थी, यहाँ पे प्रोटीन था, बाहर ग्लूकोज थे, अगर अंदर लेके आने तो ये प्रोटीन थोड़ा नखरे वाला है, ये नहीं आने देगा, तो हमने इसको क्या खिलाई थी? याद करो, उस दिन मैंने इसको एटीपी दी थी और एटीपी लेते ही इसने क्या करा था? अपना मुंह ओपन कर लिया था, याद है? मैंने ऐसे बोला था कि ऐसे ओपन हो जाता है एटीपी के हेल्प से, फिर ग्लूकोज इसके अंदर भरता है, फिर ऐसे मूवमेंट करता है, निकल जाता है एटीपी। तो इस तरीके से तो ये जो 38 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के निचोड़ के जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई है, ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया भी यूज कर सकता है। सेल की जितनी भी ऑर्गेनेल है, चाहे वो लाइसोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सेल मेम्ब्रेन हो, कुछ भी हो, किसी भी काम में एटीपी जरूरत पड़ रही है तो यही माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर का ही तो काम कर रहा है ना यार, मतलब एनर्जी बना रहा है वो। ये एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है सेल के लिए, तो ये एनर्जी बना रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एटीपी है बनती है और ये एटीपी ये पूरा सेल हमारा यूज करता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दिस इज द ओनली फाइनेस्ट बिगेस्ट रीजन। क्या रीजन है? समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि हमने खाना खाया, उस खाने में से हमने मान लो अच्छी चीज थी हमारी ग्लूकोज, बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती है, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, फाइबर हो सकता है
फैटी एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो अच्छी चीज़ें ब्लड लेगा, उसको किसी भी ऑर्गन में, बॉडी के कहीं भी ऑर्गन है, वो ब्लड बहता 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 उस अच्छी चीज़ों को वहाँ ट्रांसफर करेगा, फिर उस सेल की ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया उसको उठाएगी उस अच्छी चीज़ को, और उसको तोड़ तोड़ के उसके अंदर से 38 एटीपी निकालेगी, ठीक है। उस ग्लूकोज को तोड़ा, 38 एटीपी निकाली। अब ये जो एटीपी है ये पूरी सेल जहाँ इसको जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएगा। जिस सेल में किसी भी पार्ट को एनर्जी की जरूरत है तो ये एटीपी उसको एनर्जी देती है, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेगमेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आपको आज वाली क्लास में बहुत मजा आया होगा। आपको ये समझ आया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको ये समझ में आया होगा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोला जाता है, आपको ये समझ में आया होगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर 9th के पेपर के लिए कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड आल्सो इट इज एन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इट इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन आल्सो। तो प्लीज प्रिपेयर इट, 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और 1 मार्कर्स में भी पूछ सकता है व्हिच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो किसी भी क्वेश्चन बन सकता है। मेरे छोटूस आई नो इसको पढ़ने के बाद तो इजीली आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यू फाइंड योर आंसर कि क्यों बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट वेयर विल डिस्कस अबाउट सेल वॉल। नेक्स्ट क्लास में हम सेल वॉल डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहना भाई।